वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक जो हम स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ मूवमेंट इन प्लांट्स। मूवमेंट इन प्लांट्स में बेटा बेसिकली हम देखेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन सी तरह की मूवमेंट्स शो होती हैं। एनिमल्स में आपको मैंने बताया था कि दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक्सेप्ट सम माइक्रो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमेडोमोनस वगैरह हैं। तो प्लांट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो अपनी ही जगह पे रह के हैं। इसके कुछ पार्ट्स की मूवमेंट्स हैं, विद इन द सेल मूवमेंट्स हैं, तो हम उनकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ मूवमेंट अगर इन प्लांट्स देखी जाएँ तो दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो इसकी आपको मेन टाइप्स नज़र आती हैं, एक कहलाती हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स और दूसरी कहलाती हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स पे ऑटो का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस या खुद ब खुद होने वाला चेंज। तो ये नाम से ही सामने आ रहा है कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो होती हैं ये स्पॉन्टेनियस हैं, खुद ब खुद होती हैं, और इसके पीछे इनहेरेंट कॉजेज़ होते हैं या इंटरनल कॉजेज़ होते हैं। प्लांट के अंदर से स्टिमुलस होता है जो कि इसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और दीज आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय जीन्स। जेनेटिक मेकअप के अंदर, डीएनए के अंदर ये मूवमेंट्स होती हैं कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे मूव करना है, सेल का कोई पार्ट मूव करना है या प्लांट का कोई पार्ट मूव करना है। दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय जीन्स। दूसरी टाइप जो आपको नज़र आती है प्लांट्स की मूवमेंट्स की, ये भी पार्ट्स की मूवमेंट्स है, लेकिन दे आर बेसिकली ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसके पीछे कोई बाहर से स्टिमुलस होता है, कोई कॉज होती है, लाइट हो गई, टेम्परेचर का चेंज हो गया, वाटर चेंज हो गया, टच हो गया। तो बहुत सारे स्टिमुलस हैं जिसके नतीजे में ये मूवमेंट्स होती हैं। दे आर बेसिकली ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल कॉज, ठीक है। एंड देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जीन्स। इसमें कोई डीएनए का मैसेज इसके अंदर, इसमें प्लांट जो पार्ट मूव करता है, बेसिकली कई ऐसी मूवमेंट्स आप आगे देखोगे कि जो ऑटोनॉमिक में भी हैं और पैराटोनिक में भी हैं, सिमिलर टाइप की, बट एक के पीछे डीएनए जेनेटिक मेकअप होगा जो बाय बर्थ उसके अंदर मौजूद है कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसे प्लांट ने पार्ट में मूव करना है। जबकि पैराटोनिक जब भी वो सिचुएशन आती है एक्सटर्नली, कोई डीएनए या जीन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और उससे जो प्लांट अपनी मूवमेंट शो करता है ड्यू टू एक्सटर्नल, टोटली डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड पैराटोनिक मूवमेंट्स, और इनमें कोई भी जीन्स का जो है वो। बेटा ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की टाइप्स हम स्टडी करने लगे हैं। तो ऑटोनॉमिक में जो आपकी बुक में टाइप्स दी हुई हैं वो 3 टाइप दी हुई हैं। टैक्टिक मूवमेंट्स दी हुई हैं, टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। बाकी बुक्स में बेटा टैक्टिक मूवमेंट्स को पैराटोनिक में डाला गया है, आपकी बुक में उन्होंने ऑटोनॉमिक में लिख दिया है, तो आपने ऑटोनॉमिक में ही लिखना होगा। बाकी बुक्स में इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्टिक मूवमेंट्स। तो फर्स्ट टाइप आपकी है जो मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन है, ये आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, ये आपने याद करनी है। ऑटोनॉमिक की टाइप है कि इसमें जो मूवमेंट है पूरा होल प्लांट बॉडी या पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, पूरे का पूरा प्लांट बॉडी अगर वो माइक्रोस्कोपिक है वो पूरा मूव कर जाएगा, या फिर उसका कोई ऑर्गन या फिर उसके सेल के अंदर कोई मटेरियल जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ऑर्गेनेल हो गया, वो अगर मूव करता है ड्यू टू सम इंटरनल जेनेटिक फैक्टर्स, तो ये कहलाती हैं मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल आपके पास आ जाती है साइक्लोसिस, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है बेटा हर वक्त मूव कर रहा है सेल के, हर सेल के अंदर, प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, तो कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो लिविंग मैटर है और उसके अंदर जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो भी फिर हिलते रहते हैं अपनी जगह से, तो दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोसिस, ठीक है। फिर एक एल्गी है ऑसिलेटोरिया, उसके अंदर मूवमेंट्स हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑसिलेटरी मूवमेंट्स ऑफ ऑसिलेटोरिया, या जूओस्पोर्स जो तैर के जाते हैं एल्गी के जो मेल गैमीट हैं वो फीमेल की तरफ, तो दैट आर सम टाइप्स ऑफ ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। ये आपको क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट नीचे नज़र आ रही है। ये ऑसिलेटोरिया के अंदर मूवमेंट्स हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशंस होती हैं, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स कहलाती हैं। और थर्ड आपको क्लेमेडोमोनस, ये जूओस्पोर्स, आपको ये क्लेमेडोमोनस टाइप के जूओस्पोर्स हैं जो निकलते हैं और फीमेल जो पार्ट होता है उसकी तरफ खुद ब खुद मूव कर जाते हैं या फिर सम केमिकल्स की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी जो पहली मूवमेंट है रैंडम मूवमेंट होगी विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो दैट इज़ बाय बर्थ, बाय जेनेटिक कंट्रोल, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, ठीक है।
स्टूडेंट्स ये जो टैक्टिक मूवमेंट्स हैं अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेसिकली टैक्टिक मूवमेंट्स आर ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपकी बुक में इनको ऑटोनॉमिक की टाइप लिखा है, तो आप जब नोट्स तैयार करेंगे तो इसको ऑटोनॉमिक में ही लिखेंगे, बट एक्चुअली दे आर पैराटोनिक। तो टैक्टिक मूवमेंट्स में बेसिकली मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म होती है। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये लोकोमोशन, इनको कहते हैं मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, यानी इसमें पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है ये यूनी डायरेक्शनल, यानी किसी एक डायरेक्शन से आ रहा होगा, हर तरफ से उस ऑर्गेनिज्म पे या उस पार्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो होल ऑर्गेनिज्म भी मूव कर सकता है अगर वो यूनिसेलुलर है या माइक्रोस्कोपिक है। सेकेंडली ऑर्गेनेल्स भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, और केमिकल्स विद इन द सेल भी मूव कर सकते हैं। तो ये ऑर्गन भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एंटायर सेल or entire organism move from one place to another place due to some unidirectional external stimuli। ठीक है, और डिपेंड करता है डायरेक्शन पे कि इसकी मूवमेंट क्या होगी। टूवर्ड्स भी हो सकती है द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस भी हो सकती है। ठीक है, अब किस किस तरह के स्टिमुलाई बाहर से उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, तो उस बेस पे इसकी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास 3 मेन टाइप्स इसकी आपको टैक्टिक मूवमेंट्स की नज़र आती हैं। जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, ठीक है, प्लांट ऐसा है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। कैमोटैक्टिक हो सकती है, फोटोटैक्टिक हो सकती है, और थर्मोटैक्टिक। नाम से ही आपको पता चल रहा है, फर्स्ट इज़ इन्वॉल्व द स्टिमुलस ऑफ लाइट, सेकंड में आपको केमिकल्स होंगे, और थर्ड में टेम्परेचर बेस्ड मूवमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स अगर देखते हैं तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स हैं, दे आर द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट्स। स्टिमुलस है लाइट का विच अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि इसमें टैक्टिक मूवमेंट्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट होती है। इसमें एग्जांपल्स अगर देखें प्लांट के हवाले से तो ज़ूओस्पोर्स हैं, एल्गी के अंदर फ्री स्विमिंग एल्गी हो सकते हैं, ज़ूओस्पोर गैमीट्स हो सकते हैं। दे कैन मूव टूवर्ड्स लाइट, अगर वो लाइट की तरफ मूव करते हैं, जैसे आपको डायग्राम में ऊपर वाली में कि लाइट की तरफ अगर मूवमेंट हो रही है तो दैट इज़ पॉजिटिव फोटोटैक्टिक। और अगर ऑर्गेनिज्म लाइट से डार्क की तरफ मूव करता है कि जिधर लाइट होगी वो उससे दूसरी तरफ मूव करे, तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फोटोटैक्टिक। ठीक है, तो फोटोटैक्टिक द टैक्टिक मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल लाइट स्टिमुलस। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है केमोटैक्टिक है। केमोटैक्टिक में बेटा केमिकल्स जो एयरबॉर्न केमिकल्स या वाटरबॉर्न केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स जो पानी में डिज़ोल्व हों या हवा में हों, वो केमिकल्स फील किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट के, और वो उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जिसमें उसके गैमीट्स हैं वो अगर मूव कर जाते हैं, जैसे मेल ज़ूओस्पोर्स होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं फीमेल एग से रिलीज़ होने वाले केमिकल की तरफ और ऑटोमेटिकली वहाँ तक स्विम करके पहुँच जाते हैं। तो केमोटैक्टिक आ जाएगा कि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट है, टैक्टिक मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू सर्टन केमिकल्स। ठीक है, तो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल शो करता है दैट इज़ कॉल्ड केमोटैक्टिक। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स ब्रायोफाइट्स के जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, मेल गैमीट्स हैं, ठीक है, या टेरिडोफाइट्स के जो मेल गैमीट्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं फीमेल एग से निकलने वाले केमिकल से, और वो उस तक पहुंच जाते हैं उस केमिकल की वजह से। ठीक है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। पॉजिटिव टूवर्ड्स द केमिकल, पॉजिटिव कीमोटैक्टिक केमिकल स्टिमुलाई, और अगर ऑर्गेनिज्म किसी केमिकल की उसको फील करके वहाँ से दूर भागता है तो दैट इज़ नेगेटिव केमोटैक्टिक। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अवे फ्रॉम द केमिकल स्टिमुलाई। बेटा यहाँ आ जाती है थर्मोटैक्टिक मूवमेंट्स हैं। थर्मोटैक्टिक मूवमेंट्स वो होती हैं, ये आपकी बुक में नहीं है, या आपने अपने नोट्स में ऐड करना है। बुक वाले पॉइंट पे ऐड करने हैं फोटोटैक्टिक में, केमोटैक्टिक में, और थर्ड आपने ये यहाँ से ऐड करना है कि ये मूवमेंट्स होती हैं ऑर्गेनिजम्स की या सेल की टूवर्ड्स और अवे टू सर्टन टेम्परेचर स्टिमुलाई। यूनिडायरेक्शनल टेम्परेचर स्टिमुलस को रिसीव करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मूव करता है तो दैट इज़ थर्मोटैक्टिक। ठीक है, इसमें एग्जांपल आपको रोटेशनल साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नज़र आते हैं। वेलिसनेरिया लीफ के अंदर उसका साइटोप्लाज्म जो है वो क्विकली मूव करता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। ठीक है,
अच्छा बेटा, सेकंड टाइप आपकी जो आ रही है दैट इज़ ऑटोनॉमिक की, दैट इज़ टर्गर मूवमेंट्स हैं। इनको वेरिएशन मूवमेंट्स भी कहते हैं। बेसिकली ये मूवमेंट्स होती हैं ड्यू टू अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर से वाटर का अपटेक होगा, फुली टर्जिड हो जाएगा तो उसकी शेप और हो जाएगी, और जब उसमें से वाटर लॉस हो जाता है तो वो ड्रूप कर जाता है या सुकड़ जाता है। तो ये भी प्लांट्स के अंदर हमें डेली बेसिस पे मॉर्निंग इवनिंग में या बाज़ में बहुत रैपिड भी ये मूवमेंट्स नज़र आती हैं। वाटर लॉस की लीव्स में से अक्सर आप देखते हो कि कुछ जो लीव्स होते हैं वो रात के वक्त डूब कर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि रात होती है, जैसी शाम होती है, रात होती है, लाइट ख़त्म होती है तो ये इस पोजीशन में आ जाते हैं, और अगेन मॉर्निंग में वो सीधे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाते हैं। तो टर्गर मूवमेंट्स बेसिकली ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन द टर्गर एंड साइज़ ऑफ द सेल। प्लांट सेल्स के अंदर कितना वाटर है, कितनी टर्जिडिटी है, उस बेस पे ये जो मूवमेंट्स हैं तो ये टर्गर मूवमेंट्स कहलाती हैं। इसकी दो कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं, रैपिड मूवमेंट्स कहलाती हैं और स्लीप मूवमेंट्स कहलाती हैं बेटा। स्लीप मूवमेंट्स में अगर देखें तो यही मैंने अभी आपको बताया है कि इन सम प्लांट्स जो हैं द लीव्स ड्रूप एट द नाइट एंड दे अगेन बिकम हॉरिजॉन्टल एंड फ्लैटन इन द मॉर्निंग। अब इसमें होता क्या है कि बेटा जहाँ से स्टेम के साथ लीफ अटैच होता है, ये जो पतली सी आपको डंडी नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड पेटियोल, और इसका जो वो पोर्शन जो बिल्कुल स्टेम के साथ अटैच होता है दैट इज़ अ स्लाइटली स्वॉलन पोर्शन एंड दैट पोर्शन इज़ कॉल्ड पल्विनस। इसको क्या कहते हैं? पल्विनस कहते हैं। तो जब लीफ ने ड्रूप करना होता है तो पल्विनस में से वाटर जो है वो सारा बाहर वाले सेल्स में चला जाता है, ठीक है। व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ द पल्विनस, ठीक है, इसका प्रेशर, टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और लीफ जो है वो ड्रूप कर जाता है। अगेन इन द मॉर्निंग इसके अंदर दोबारा वाटर इनटेक ज़्यादा होता है, ये दोबारा टर्जिड हो जाता है और अगेन लीफ जो है वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। सेकंड जो मूवमेंट है बेटा कहलाती हैं रैपिड मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट्स में क्या होता है कि कुछ पौधे आपने अगर नाम सुना हो टच मी नॉट का, जिसको उर्दू में छुई मुई भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम इसका मिमोसा पुडिका है, और ये इसके लीव्स कंपाउंड लीव्स हैं, ठीक है। इस तरह के लीव्स होते हैं, ये आपको खिली हुई हालत में नज़र आते हैं, और जैसे ही इसको कोई फिंगर टच करता है या कोई चीज़ इसको टच करती है इसके सारे लीव्स फोल्ड हो जाते हैं आप, ठीक है ना। जैसे बुक बंद कर देते हो, खुली हुई बुक को आप ऐसे क्लोज़ करते हैं तो वो सारे पेजेस जो हैं वो बुक क्लोज़ हालत में आ जाती है। तो सिमिलरली इसको टच करते ही इसके लीव सारे फोल्ड हो जाते हैं, तो शायद इसी वजह से इसका नाम टच मी नॉट रखा गया है, छुई मुई कहते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही हम टच करते हैं इसके लीव्स के अंदर से वाटर जो है वो सारा वापस जाइलम में चला जाता है स्टेम की, और लीव्स जो हैं वो सारे के सारे फोल्ड हो जाते हैं। अब इसका मैकेनिज़्म वो बता रहे हैं कि रैपिड मूवमेंट्स में होता क्या है कि पहले पोटेशियम आयन बाहर जाता है, ठीक है, लीव्स में से, और फिर बाहर जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वाटर भी जो सेल्स के अंदर था वो भी सारा के सारा बाहर निकल जाता है, और लीव्स जो हैं वो सारे फोल्ड हो जाते हैं। अच्छा, फोल्डिंग तो ये विद इन सेकेंड्स हो जाती है, इधर से टच किया और इधर से ये फोल्ड हो गई। अब वापस जब कोई ख़तरा नहीं है तो दोबारा उसके लीव्स ने वापस ओरिजिनल पोजीशन में आना है, तो फोल्डिंग तो क्विकली है लेकिन अनफोल्डिंग बड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है दोबारा से इन सारे सेल्स को टर्जिट होने में और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने में। ये बेटा आपको इसमें टच मी नॉट के लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये फोल्डिंग से पहले हैं, और ये इसको टच करने के फ़ौरन बाद ये सारे फोल्ड होके इस शेप में आ जाते हैं। थर्ड टाइप की मूवमेंट्स जो आपको ऑटोनॉमिक की मिलती हैं, दीज आर ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट्स कहलाती हैं। ये मूवमेंट्स बेटा अनइक्वल ग्रोथ की होती हैं। इसके अंदर यानी ये भी इंटरनल स्टिमुलाई है, ऑटोनॉमिक की टाइप है। जितनी हम ये मूवमेंट्स पढ़ रही हैं टेक्टिक को छोड़ के, बाकी जो आपने पढ़ी हैं जिसमें मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन पहली थी, फिर आपने टर्गर मूवमेंट्स या वेरिएशन मूवमेंट्स देखी, और अब थर्ड जो पढ़े हैं ग्रोथ मूवमेंट्स, ये सारी की सारी जेनेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं। प्लांट्स के अंदर जीन्स जो होते हैं उसकी वजह से प्लांट्स के पार्ट्स या होल ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। तो पिछली जो तीन थी उसमें होल ऑर्गेनिज्म भी देख लिया था आपने और पार्ट्स भी देख लिए थे। अब जो हम पढ़ने लगे हैं इसमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट मूव करते हैं और अनइक्वल ग्रोथ होती है, एक साइड पे ज़्यादा एक साइड पे कम, या अपर सरफेस पे ज़्यादा लोअर सरफेस पे कम, तो वो बेंड कर जाते हैं, ठीक है।
तो ऐसी मूवमेंट्स को ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट्स कहते हैं। इसकी बेटा दो टाइप्स हैं आपकी बुक में, एक न्यूटेशन कहलाती है और दूसरी नास्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। न्यूटेशन में क्या होता है कि इसमें जो आप बेलें वगैरह देखते हो अक्सर लिपटी होती हैं पतले धागों के गिर्द। आप जिस चीज़ के गिर्द हो, या पिलर है तो उसके गिर्द वो लिपट के ऊपर से फोल्ड होती चली जाएंगी और ग्रो कर जाएंगी। अगर आपने ज़मीन पे पड़ी हुई बेलें देखी हो कभी कद्दू की या इस तरह की किसी सब्ज़ी की, तो अगर आप देखें तो इनकी टिप पे जहाँ से इसकी ब्रांचेस ग्रो कर रही होती हैं बारीक टेंड्रिल्स होती हैं, लंबी लंबे पतले पतले धागे होते हैं, तो वो मूव करते हैं जब तक कि उनको कोई सपोर्ट ना मिल जाए। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट है दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिकली होती है ताकि कोई सपोर्ट मिले और वो उसके गिर्द कर्व कर जाए। ठीक है, तो ये न्यूटेशन कहलाती है। जैसे ही सपोर्टिंग ऑर्गन कोई टच करता है, कोई थ्रेड है, कोई स्टोन है, कोई पिलर है, तो वो उसके गिर्द रोल आउट हो जाती हैं। जब रोल होती हैं बेटा, तो जिस साइड पे वो टच कर रही होती है उस साइड पे ग्रोथ स्लो होती है और उसके अपोजिट साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कर्व हो जाती है, वहाँ से बेंड कर जाती है और वो एक जिग जैग पैटर्न में ऊपर की तरफ ग्रो करती चली जाती है। ठीक है, दूसरी टाइप की मूवमेंट्स कहलाती हैं नास्टिक मूवमेंट्स। ये भी ग्रोथ की मूवमेंट्स हैं। इसमें बेटा आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर बर्ड कह सकते हो, फूलों का खिलना इसकी एग्जांपल आ सकती है कि फ्लावर्स जब बेटा बंद हालत में रहते हैं तो वो भी एक तरह की मूवमेंट है कि उसकी लोअर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा है, अपर सरफेस पे कम है, तो वो क्लोज फॉर्म में है, बड की फॉर्म में है, कोम्पल की फॉर्म में है। और जब अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, नीचे कम हो जाएगी, तो फ्लावर ओपन हो जाएगा। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट्स। डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑन द टू अपोजिट सरफेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन, यानी अपर एंड लोअर हो सकता है, राइट और लेफ़्ट हो सकती है। तो अपोजिट डायरेक्शन के सरफेसेस के डिफरेंशियल ग्रोथ रेट की मूवमेंट्स को नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। इसी तरह से अगर अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा है तो दैट इज़ कॉल्ड एपिनास्टिक मूवमेंट्स, और अगर लोअर सरफेस पे किसी ऑर्गन के ग्रोथ ज़्यादा है, ऊपर वाले पे कम है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपोनास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बर्ड्स की बताई है। फ्लावर का खुलना, फ्लावर जब बंद हालत में रहता है तो बेटा दैट इज़ हाइपोनास्टी, नीचे ग्रोथ ज़्यादा थी तो वो बर्ड बंद रहेगा। और अगर एपिनास्टी होती है, उसके फ्लावर बर्ड्स के अंदर जितने लीव्स हैं वो अगर अपर सरफेस पे ग्रोथ होगी तो वो नीचे की तरफ कर्व कर जाएंगे और वो बर्ड खुल जाएगा। ठीक है, पूरा फूल खिल उठेगा। या फिर बेटा सर्सिनेट लीव्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था जब हम फर्स्ट ईयर में प्लांटी का चैप्टर पढ़े थे कि सर्सिनेटली कॉइल्ड लीव्स होते हैं जो बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ ये जो एरोकेरिया का पौधा होता है, या कई आप ऐसे प्लांट्स देखोगे कि इनके लीव्स जब बड की हालत में होते हैं, आम पत्ते, नॉट फ्लावर बर्ड्स, तो ये रोल हुए हुए होते हैं स्प्रिंग की तरह। ठीक है, और फिर ये ओपन हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू नास्टिक मूवमेंट्स। ये भी सारी नास्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये बेटा आपको न्यूट्रिशनल मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे टेंड्रिल्स हैं, ये ग्रो करती हैं सॉलिड सपोर्ट के गिर्द, ये मूव करती हैं और जैसे ही उनको सॉलिड सपोर्ट मिलती है ये उसके गिर्द जो है वो वाइंड होना शुरू हो जाती हैं। नीचे आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है ये नास्टिक की नज़र आ रही है। इसमें सर्सिनेट लीव्स नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर से राउंड स्पाइरल फॉर्म में रोल होते हैं और इनके अंदर जो है वो बाहर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा है तो ये रोल रहेंगे, और जब ये ओपन होता है दैट इज़ एपिनास्टी, तो अंदर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये खुल जाएंगे। पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, दीज आर पैराटोनिक मूवमेंट्स। इसके अंदर दीज मूवमेंट्स, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स हो सकते हैं ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से पौधे के कुछ हिस्से मूव करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट्स कहलाती हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज़ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में बेटा और टेक्टिक में फ़र्क है। टेक्टिक में होल ऑर्गेनिज्म या होल सेल मूव करता है, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट में पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो मूव करते हैं। स्टेम का ग्रोथ करना, रूट का ग्रो करना, ठीक है, लीव्स का ग्रो करना, ये सारी आप देखोगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स की। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। टेक्टिक मूवमेंट्स होती हैं मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हम देख लेते हैं कि इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, उसके रिस्पॉन्स के तौर पे पार्ट्स ऑफ द प्लांट अगर मूव करते हैं, यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल स्टिमुलस अगर उस पर अप्लाई हो रहा है तो ये प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट मूवमेंट्स शो करते हैं।
इसमें अगर हम टाइप्स देखें स्टिमुलस की बेस पे, तो फोटोट्रॉपिक हैं, जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है, केमोट्रॉपिज्म है, और आपकी बुक में एक और टाइप है थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाती है। तो वन बाय वन हम सारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख लें फोटोट्रॉपिज्म, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्टिमुलस ऑफ लाइट जो है वो रोल प्ले करता है, कि इसमें प्लांट के पार्ट्स जो हैं वो लाइट के स्टिमुलस के अगेंस्ट ग्रोथ को शो करेंगे। दीज आर ग्रोथ मूवमेंट्स। तो इसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है स्टेम, बिकॉज इट ऑलवेज मूव्स टूवर्ड्स लाइट। अब लाइट चूँकि उसके चारों तरफ से आ रही होती है तो स्टेम सीधा ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। जिस तरफ से लाइट आ रही होती है हर तरफ से उस पर अप्लाई हो रही है तो वो लाइट की तरफ ग्रो करेगा। और रूट्स जो हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं, बिकॉज दे ऑलवेज ग्रो अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। तो हमेशा लाइट से उलट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं रूट्स। और शूट जो है या स्टेम जो है दे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है। नीचे आपको एक एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा है कि आप एक पॉटेड प्लांट लें, गमले में लगा हुआ पौधा लें, एंड प्लेस इन अ बॉक्स विच हैव अ सिंगल ओपनिंग और ग्लास विंडो, जहाँ से लाइट जो है वो बाहर से आ रही है। तो आप देखोगे कि आफ्टर सम डेज़ जो ब्रांचेस ऑफ द प्लांट हैं दे बेंड टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ, जिस तरफ से रोशनी आ रही है, बाकी हर तरफ से नहीं आ रही है, जिस तरफ से आ रही है उस तरफ उसकी जो स्टेम है वो बेंड कर जाएगा, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बेंड कर जाएंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। बेसिकली दिस इज़ द मूवमेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ज़मीन की कशिश की वजह से प्लांट्स के पार्ट्स जो मूव करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अब इसमें बेटा फोटोट्रॉपिज्म का उलट है, इसमें रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, दे मूव टूवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और स्टेम जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जबकि जो रूट्स होती हैं, स्पेशली जो प्राइमरी रूट्स होती हैं, जो मेन रूट पौधे की पहले निकलती हैं, वो नीचे डीप सॉइल में ग्रेविटी की तरफ, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं। फिर बेटा जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम की या जो रूट है उसकी जो सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं वो सॉइल के नीचे, सतह के नीचे फैल जाती हैं, एक जाल सा बना देती हैं। तो वो थोड़ी सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से निकली हुई होती हैं। तो ब्रांचेस ऑफ स्टेम कह लें और सेकेंडरी रूट्स कह दें, लेटरल रूट्स कह लें, तो दे वीकली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, उसको इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। तो इस तरह की जो उनकी मूवमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल हो जाएंगी, तो डायो जियोट्रॉपिक उनको कहते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो लैब में दो तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक पैट्री डिशेज़ हैं और दूसरा क्लेनोस्टेट है। पैट्री डिशेज़ के अंदर आप ग्रोइंग सीड्स कॉटन सोक करके गीली करके रखें एंड उसके ऊपर जो है वो भीगे हुए कुछ भी बीन सीड्स रख दें, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में, जिनकी छोटी छोटी से स्टेम निकल रहे हों या रूट्स निकल रहे। पहली जो चीज़ निकलती है दैट आर रूट्स। तो आपने उसको रखना है सीधा स्ट्रेट पोजीशन में, खड़ी पोजीशन में रखना है पैट्री प्लेट्स को। एंड आफ्टर सम डेज़ आप देखोगे 2 डेज़ के बाद आप देखोगे कि तीनों सीड्स भले उनकी डायरेक्शन डिफरेंट थी, लेकिन आफ्टर 2 डेज़ देयर रूट स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। तो उनकी डायरेक्शन जो है आपको सेकेंड डायग्राम में नज़र आ रही है कि वो सारी ऊपर से टिप्स नीचे ग्रेविटी की तरफ मूव कर गई हैं। इसी तरह से एक अपरेटस होता है, क्लिनोस्टैट कहते हैं, ये गोल गोल घूम सकता है। तो इसके अंदर अगर हम पॉटेड प्लांट लगा दें और उसको अगर मूव ना करवाएं तो आप देखोगे कि शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगी और पीछे से अगर इसकी रूट निकाल के देखेंगे इस प्लांट की तो वो नीचे की तरफ ग्रो करेगी। और अगर आप इस क्लिनोस्टैट के साथ एक हुक होता है, इसको कॉन्टीन्यूसली मूव भी करवा सकते हो। अगर आप मूव करवाते रहोगे तो वो सीधा ग्रो करता चला जाएगा, क्योंकि आप उसकी ग्रेविटी को बार बार चेंज कर रहे हो। तो ये थी जियोट्रॉपिज्म। थर्ड टाइप हम देख लेते हैं, दैट इज़ केमोट्रॉपिज्म है, कि ये मूवमेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ ये मूव करते हैं। ये केमिकल अगर सराउंडिंग में मौजूद है तो मूवमेंट इज़ कॉज्ड बाय यूनिलेटरल स्टिमुलस ऑफ सम केमिकल्स, कि कहीं ना कहीं से कोई केमिकल आ रहा है तो उसकी वजह से जो मूवमेंट्स हैं दैट आर कॉल्ड केमोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। इसमें जब आप पोलन फॉल करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, ओवरी के ऊपर, तो वहाँ से पोलन के अंदर से पोलन ट्यूब ग्रो करती है और नीचे जाके जहाँ ओव्यूल को फर्टिलाइज़ करना है वहाँ तक जो मूवमेंट है दैट इज़ ड्यू टू केमिकल अट्रैक्शन ऑफ द ओव्यूल, तो दैट इज़ कॉल्ड केमोट्रॉपिज्म, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट टाइप जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ट्रोपिज्म की, दैट इज़ हाइड्रोट्रोपिज्म। दीज आर द ग्रोथ मूवमेंट्स इन द ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर कंटेंट। पानी की मौजूदगी की तरफ पार्ट्स का मूव कर जाना जहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो, स्पेशली रूट्स के अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, तो अगर किसी जगह पे वाटर का कंटेंट है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो आपने अगर एक पोरस पार्ट कोई दबा दिया है ज़मीन में सुराखदार जिसमें पानी भरा हुआ है, तो और उसके करीब पौधे हैं, तो ऑटोमेटिकली रूट्स की मूवमेंट जो है वो दैट इज़ टूवर्ड्स द वाटर अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ द मूवमेंट ड्यू टू वाटर कंटेंट। और नेक्स्ट जो टाइप है इसकी थिग्मोट्रोपिज्म है। थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं कि मूवमेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच, कि ये पीछे आपने न्यूट्रिशनल मूवमेंट्स देखी थी, तो ये भी उसी तरह की मूवमेंट्स हैं कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट जब किसी सपोर्ट के करीब आते हैं तो उसके गिर्द मूव कर जाते हैं। इसमें क्लाइंबिंग वाइन्स हैं, वही बेलों की मिसाल है कि वो कैसे लिपट जाती हैं। दैट्स ऑल्सो थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर भी उसको इसी। सेकेंड टाइप की जो मूवमेंट्स जो हम पैराटोनिक में पढ़ेंगे बेटा, ये नास्टिक मूवमेंट्स हैं। सेम नेम वही है, टर्गर मूवमेंट्स ही हैं। वो पहले वाले में भी, लेकिन उसमें जीन्स की इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ जीन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये प्लांट टू प्लांट वेरी करती हैं, जबकि वो जो है जो हमने पहले वाली नास्टिक मूवमेंट्स एपीनास्टी या हाइपोनास्टी पढ़ी थी, वो जेनेटिकली कंट्रोल मूवमेंट्स हैं। तो ये मूवमेंट्स अगर हम देखें तो ये भी टर्गर हैं। चेंज इन टर्गर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, उसमें टर्गर प्रेशर चेंज होता है, तो डिफरेंशियल ग्रोथ रेट इसमें भी डिफरेंट है, अपर साइज लोअर साइज या जिस तरह से भी है। तो ये मूवमेंट्स कहलाती हैं टर्गर चेंजेस की वजह से ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, नास्टिक मूवमेंट्स हैं। और इनमें जो स्टिमुलस होता है बेटा वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होता, बल्कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, कि किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई हो सकती हैं, मूवमेंट्स शो की जा सकती हैं। तो नेचर ऑफ स्टिमुलस की बेस पे इनकी आपको 3 मेन कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। एक निक्टिनास्टी कहलाती हैं, कैमोनास्टी कहलाती हैं, और थर्ड जो है वो सीज़मोनास्टी या हेप्टोनास्टिक कहलाती हैं। ठीक है, सीज़मोनास्टी का दूसरा नाम जो आपकी बुक में लिखा हुआ है दैट इज़ हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं निक्टिनास्टी मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, कि प्लांट ऑर्गन्स की मूवमेंट्स हैं डे और लाइट की रिस्पॉन्स के तौर पे, स्लीप मूवमेंट्स की तरह की हैं, जो पीछे आपने पढ़ी भी हैं, कि इसमें दिन के वक्त प्लांट्स के पौधे जो हैं वो खिल जाते हैं, फ्लावर्स खिल जाते हैं, और इसी तरह से पत्ते जो हैं वो खिली हुई हालत में रहते हैं और रात को वो ड्रूप कर जाते हैं। तो ये निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। ये आगे से इसकी अगर हम टाइप देखें तो पहली है फोटोनास्टिक है। इसमें आपको लाइट इंटेंसिटी की वजह से मूवमेंट्स नज़र आती हैं, ये नीचे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही हैं। सेकंड जो टाइप इसकी है ठीक है, दैट इज़ थर्मोनास्टिक कहलाती हैं। ठीक है, निक्टिनास्टिक की सेकंड टाइप है थर्मोनास्टिक है, कि ये एक्सटर्नल टेम्परेचर के चेंज होने पे प्लांट के पार्ट जो हैं वो मूव करते हैं, जिसमें ट्यूलिप या सैफरॉन है, ज़ाफ़रान का ये ट्यूलिप का पौधा है, और वो टेम्परेचर जैसे ही थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो उसके प्लांट्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, उसके लीव्स और बड्स जो हैं वो खिल उठते हैं। ठीक है, तो निक्टिनास्टी हमने देख लिया। फिर इसकी जो दूसरी टाइप आपने देखी है दैट इज़ हेप्टोनास्टी या सीज़मोनास्टी कहते हैं। ये बेटा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल शॉक या टच स्टिमुलस होता है। इसकी एग्जांपल आपको नीचे नज़र आ रही है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप आपने पहले पढ़ा है, कि जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके लीव्स को टच करता है, टच स्टिमुलस है, और ये फ़ौरन से दोनों लीव्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो ये तो थी हेप्टोनास्टी, आपने पढ़ ली है। थर्मोनास्टी और केमोनास्टी में एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो सर्टन केमिकल्स होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture.